हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पता होगा कि दो सीरीज में जो है कि मॉडल पेपर पे 2021 डीयू यूनिवर्सिटी का मैं ला चुका हूँ। ये थर्ड सीरीज है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, कंफर्म कर दूं कि इसका 6 सीरीज आएगा, जिसमें छठवां सीरीज जो होगा वो आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स का जो 70 से 100 क्वेश्चन तक जो है कि उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो काफ़ी डिटेल में कराने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार की मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ उसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। न तो इससे कोई हार्ड आएगा, ना तो कोई इससे मैं कह सकते हैं कि इजी आएगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, जो जिस प्रकार के क्वेश्चन जो है डीयू यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि ये 31st क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं। तो अगर आपने पीछे के सीरीज नहीं देखी हुई है तो जाके देखिए। और जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं बनाता हूँ सब पे मतलब जितने भी वीडियोस हैं मेरे, वो सारे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बने हुए हैं। तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है हम लोगों का अभी नया चैनल है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को एक सब्सक्राइबर की जरूरत है, ताकि हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ सके, ठीक है। ताकि हम लोग अपनी बातों को अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएं और रख सके, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 31 क्वेश्चन में पूछा 31st क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट हैपन्स टू शॉर्ट की डिफेक्ट, यानी कि शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है। जो कि आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है, कि शॉर्ट की डिफेक्ट जो होता है किसी भी सॉलिड में हो सकता है, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में हो सकता है। इसमें क्या होता है, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसमें लोअर डेंसिटी हो जाता है, या फिर इंक्रीज हो जाता है डेंसिटी, या फिर एटम ऐड हो जाता है, या फिर आयन ऐड हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट मान लेते हैं, अगर कोई क्रिस्टल है जिसमें मान लेते हैं Na प्लस है Cl माइनस है, इसी प्रकार इसको बताया गया है कि A प्लस बी माइनस है। तो इस शॉर्ट की इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा A प्लस यहाँ से निकल जाता है अपने स्पेस को छोड़कर, और यहाँ से B माइनस जो है कि निकल जाता है अपने स्पेस को छोड़कर, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये अपने एटम को अपने स्पेस को छोड़ देते हैं ये दोनों एटम, तो इसका जो डेंसिटी होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है। यानी कि अगर इसका मास कम हो जाएगा तो इसका डेंसिटी अपने आप ही कम हो जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा होगा लोअर डेंसिटी। और ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सॉरी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट में एक आपके एटम होते हैं, और जो आपके नंबर ऑफ एटम होते हैं बीसीसी में वो आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपका कोई भी यूनिट सेल है, इसमें क्या होता है, कॉर्नर पे 6 एटम लगे होते हैं, ठीक है। और एक एटम का जो हिस्सा होता है इस यूनिट सेल में होता है 1/6। तो 1/6 इंटू 6 एटम इज इक्वल टू 1 एटम हो गया। उसी पर से एक इसके कॉर्नर पे लगा होता है एटम, जो कि एक एटम पूरा होता है, तो दोनों मिला के 2 एटम हो जाते हैं। यानी कि एक बीसीसी यूनिट सेल में आपके जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो होते हैं 2। उसी प्रकार से अगर बात करें एफसीसी की, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, तो वहां पे आपके जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो होते हैं 4। क्योंकि फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि पहली बात तो यहाँ पे हमारे कॉर्नर पे एटम होते हैं जो 1 होते हैं पूरा मिलाकर, ठीक है। और क्या होते हैं कि यहाँ पे जितने भी फेस बने हुए हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर नीचे, ठीक है। चार मतलब छह जो हमारा यहाँ पे प्लेन बना हुआ है, 6 पे क्या होता है आपका एटम होता है, जो कि क्या होता है आपका 3 एटम पूरा मिला के ये बनाते हैं। तो उसमें जो पूरा एटम होता है फेस सेंटर में वो 4 होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 33rd में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपने इसे क्लास 12th में पढ़ा हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो 4th नंबर का आप देख रहे हैं मोलारिटी, ये आपका कंसंट्रेशन का अलग ये कॉन्सेप्ट है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले होता क्या है ये आप जान लीजिए, कि जब अगर मान लेते हैं कोई भी सोल्यूशन होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो, जैसे मान लेते हैं कोई भी सोल्यूशन है, उसमें अगर हम सॉल्यूट मिला रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, लेकिन जो सॉल्यूट का नेचर है उस पर जो है कि
ये डिपेंड नहीं कर रहा है, जो प्रॉपर्टी है सोल्यूशन का वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मान लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जब हम अधिक से अधिक सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक यहाँ पे जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है वो बढ़ने लग जाता है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे कोई भी कंटेनर है, ठीक है, और हम इसमें जितना ही अधिक सॉल्यूट ऐड करेंगे उसका एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना कि नेचर पे इसके। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ वाला, मोलारिटी, यानी कि मोलारिटी को जो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अब आते 34th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए नॉट, देन द कंसंट्रेशन ऑन एन हाफ सेल, सॉरी एन हाफ लाइफ, यानी कि अगर मान लेते हैं कोई भी अमाउंट है जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ए नॉट है, यानी कि मान लेते हैं उसका अमाउंट, मान लेते हैं कि इनिशियल में कितना था, 30 किलोग्राम था, ठीक है, तो ये बता रहा है कि एन हाफ लाइफ के बाद इसका जो अमाउंट कितना बचेगा, यानी कि 30 किलोग्राम में से एन हाफ लाइफ के बाद जो है इसका कितना अमाउंट बचेगा, यही इसको बताना है। तो अगर ये 30 किलोग्राम है तो वन हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, टू हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि इसको भी होल टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। उसके बाद इसको फिर से डिवाइड करेंगे थर्ड हाफ लाइफ में तो 30/8 हो जाएगा। उसी प्रकार से कर सकते हैं कि एन हाफ लाइफ में क्या होगा आपका 30 आपका हो जाएगा 30/2 जो कि आप देख पा रहे होंगे 2 के पावर हमेशा लग रहा है, ठीक है, 2 में 2 में पावर लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 में पावर लगाएंगे 3 तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 में पावर लगाएंगे 4 तो हो जाएगा आपका 64, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा हो जाएगा A0/2 एन हाफ लाइफ के बाद। इसे मान लीजिए ये फार्मूला हो गया, इसने पूछ लिया यहाँ पे कि आप बताइए कि 5 हाफ लाइफ के बाद जो है कि इसका अमाउंट कितना बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 से आप यहाँ पे एन के जगह 5 लिख देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्टली, यानी कि एक फार्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको मैंने एन हाफ लाइफ में इसलिए बताया हुआ है ताकि अगर आपसे किसी भी हाफ लाइफ में पूछे तो आप इस फार्मूले में पुट करके आप इसका आंसर निकाल सके काफी ज्यादा इजिली। तो आइए देखते हैं 35th क्वेश्चन को। 35th क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इन वेपर फेज रिफाइनिंग विच एलिमेंट इज प्योरीफाइड, यानी कि वेपर फेज रिफाइनिंग में कौन सा एलिमेंट मतलब उसको प्योरीफाइड किया जाता है, यानी कि उसको क्या करा जाता है, स्वच्छ बनाया जाता है, एकदम उसको उसमें इम्प्योरिटी रहता ही नहीं है, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हम जैसे क्या करते हैं कोई भी जो एलिमेंट होता है वो सबसे पहले अर्थ क्रस्ट में होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड मतलब क्या होता है, उसको हम पीसते हैं ताकि उसके जो इम्प्योरिटी वो निकल जाए। उसके बाद क्या करते हैं हम एक और प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर वो मेटल है तो हम क्या करेंगे उसमें मैग्नेट का यूज करेंगे, उससे क्या होगा कि जो हमारा मेटल है वो मैग्नेट में चिपक जाएगा और जो भी इम्प्योरिटीज है वो वहाँ पे नहीं चिपकेंगे, ठीक है। और तीसरे प्रोसेस में क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन में जनरली हम करते हैं क्या है कि हम उसको और प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास मेटल रहता है तो हम क्या करते हैं उसके ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन करा के हम मेटल ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड के बाद बनाने के बाद क्या करते हैं उस ऑक्सीजन को निकालते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो जो उसका मेटल होता है वो प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। उसी पर जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वेपर फेज रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं निकल को प्योरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए आप, अब जैसे निकल का रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से और उसको हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें हमारा बन जाता है NiCO4 टाइम्स, ठीक है। और फिर इसको क्या करते हैं जब हम दोबारा हीट करते हैं तो हमारा जो निकल मिलता है वो प्योर निकल मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, और इसमें हम जो हम एलिमेंट को प्योरीफाई करते हैं वो हमारा निकल होता है। आइए देखते हैं 36th क्वेश्चन। 36th क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ग्लाइसिनेट आयन इज, यानी कि ग्लाइसिनेट आयन क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है या फिर ट्राइडेंटेट लिगेंड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड होता क्या है। तो लिगेंड क्या होता है, हमने आपने पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल एटम को क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो क्या कर रहा है NH3 से इलेक्ट्रॉन लेकर
ये इनको क्या कर रहा है, अपने साथ ले रहा है और एक बॉन्ड बना रहा है। जैसे एक NH3 CO के साथ जुड़ गया, ये NH3 CO के साथ जुड़ गया, ये NH3 CO के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये जो ना NH3 है जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो लिगेंड है। अगर ये लिगेंड जो है ना, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन एक है, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे एक कोबाल्ट को दे रहा है, यानी कि ये कौन सा लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। वैसे ही जो ग्लाइसिनेट होता है वो होता है आपका बाइडेंटेड लिगेंड। कैसे होता है, यहाँ पे ग्लाइसिनेट का फार्मूला होता है NH2CH2CO-। तो यहाँ पे NH2 के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे CO- के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये अपना दो साइड से यानी दो जगहों से इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। अगर यहाँ पे देखें 37 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि यहाँ पे बेंजीन पे लगा हुआ है N2+Cl-, इसका रिएक्शन करा रहा है Cu2Cl2 से और X कंपाउंड बन रहा है और नाइट्रोजन गैस बन रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि X कंपाउंड यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो बनता है N2+Cl-, इसे कहते हैं बेंजीन नाइट्रोनियम क्लोराइड, या ऐसे ही कुछ इसका नाम होता है कि बेंजीन नाइट्रोजोनियम क्लोराइड। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है डाइजोटाइजेशन से। एक डाइजोटाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन के पास, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे एक मिनट, सही से डाल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सॉरी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका बेंजीन है, तो इसमें क्या होता है, NH2 लगा होता है, ठीक है, इसे कहते हैं एनिलीन। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किससे, HONO से कराते हैं, प्लस HNO3 से कराते हैं, ठीक है, HNO3 से। तो यहाँ पे आपका जो इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये बन जाएगा N2+Cl-। ये भी रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, ये दे देगा, पूछेगा कि यहाँ पे X कंपाउंड क्या बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि N2+Cl- बेंजीन पे लगा हुआ ऐसा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है आपका वो बनता है क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, आप इस रिएक्शन को भी याद रखिए, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जनरली N2 जो है यहाँ से जो N2 है ये डायरेक्टली निकल जाता है और X जो है कि इसके साथ आके, सॉरी, यहाँ पे जो Cl है यहाँ पे आके यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन होता है। आइए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्ड इन विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि विलियमसन सिंथेसिस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होता है। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा ईथर। ईथर कैसे फॉर्म होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है। तो विलियमसन सिंथेसिस होता ये है कि अगर आप सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं किसी भी हेलो एल्केन से, यानी कि ये जो आपका है ये हेलो एल्केन है और ये आपका क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। जब इन दोनों का रिएक्शन एक साथ कराते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ से NaX निकल जाता है। मान लेते हैं अगर Cl यहाँ पे रहेगा तो NaCl यहाँ निकल जाता है और आपका बचता है यहाँ पे ईथर। इस यहाँ पे जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं ईथर। और यहाँ पे R' जो है यहाँ पे अल्काइल है, जो कि आपका CH3 हो सकता है, यानी कि आपको मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर उन दोनों के बीच में ऑक्सीजन लगा होता है तो उसे कहते हैं ईथर। तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है विलियमसन सिंथेसिस में और ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है। और यहाँ पे अगर देखते हैं 39th वाले में, ठीक है, तो यहाँ पूछा हुआ है कि अगर ये, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका क्या है, अल्कोहल है, यानी कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो Y कंपाउंड बन रहा है और H2O निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Y कंपाउंड क्या है, इस पर क्वेश्चन यहाँ पे रिव्यू में पूछता रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो Y कंपाउंड बनता है आपका, वो आपका बनता है, ये ईस्टर बनता है यहाँ पे, ठीक है, इसे कहते हैं ईस्टर, RCOOR। ऐसे कंपाउंड अगर आपको कहीं दिख रहा है तो उसे कहते हैं ईस्टर कंपाउंड। यहाँ पे कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ का H और ये OH मिलके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और जो है कि ये R-O और यहाँ पे RCO जो है कि आपस में जुड़ जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये बना लेते हैं ईस्टर, जिसे कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन एंड हेयर Y कंपाउंड इज
इज एन ईस्टर। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स का रिएक्शन कराते हैं तो आपका ईस्टर बनता है और प्लस वाटर बनता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। आइए देखते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द सिंबल ऑफ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, अगर आपका कोई भी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सिंबल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले अपने आपको यहाँ बताया कि ये तो सबसे पहले ईस्टर है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और ये आपका क्या है, ये अल्कोहल है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन से, ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि RCOH है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे जो आपका दिख रहा है R और R, जहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है डायरेक्टली कार्बन से अटैच है और कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर डायरेक्टली पूछ देता है कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का सिंबल क्या होगा, कीटोनिक का क्या होगा, अल्कोहल का क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो है फिजिक्स का देख लेते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अगर फिजिक्स का देखें तो फिजिक्स में पूछा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज फॉर पेंडुलम, यानी कि पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या होता है। अगर आपको पता होना चाहिए कि पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। पेंडुलम अगर मान लेते हैं किसी भी रस्सी को यहाँ पे लटका दे रहे हैं और इसके यहाँ पे कुछ मास है, ठीक है, इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या करने लग जाता है, ये चक्कर करने लग जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो होता है इसे कहते हैं SHM। इसके लिए जो इसका जो टाइम पीरियड होता है यही बताना है। टाइम पीरियड क्या होता है पहले आपको ये जानना होगा। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो मास लटकाया गया है वो क्या कर रहा है, यहाँ से एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, ठीक है। तो आने और जाने में जो उसका समय लग रहा है वही उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो मैं आपको बता दूं कि जो इसका टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g। ये वाला सी वाला आंसर होगा कि 2π√L/g जो होता है पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली उठाकर DDU यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा हुआ है, पूछ चुका है, ठीक है। तो आप जो है कि इसे याद कर लीजिए या फिर आपको पता होना चाहिए इसका डेरिवेशन होता क्या है। यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और अपने पास बहुत कम समय है, ठीक है, वैसे भी बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। यहाँ 42 क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि कौन सा फोर्स जो है कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, क्योंकि आपको पता होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज एक है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर है और बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसी फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यहाँ पे आप कंपेरिजन में देख सकते हैं, सबसे जो है कि वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनका ऑर्डर भी दिया हुआ है यहाँ पे। अगर 43 नंबर देखें, यहाँ पे पूछा हुआ कि SI यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का SI यूनिट क्या होता है। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो H दिया हुआ है यही प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनर्जी अपन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का जो होता है SI यूनिट जूल होता है और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। तो जब सेकेंड इनवर्स है तो सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो जूल सेकेंड हो जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा जूल सेकेंड। यानी कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसका जो SI यूनिट होता है जूल सेकेंड। यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन में कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, यानी कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। इसने कहा कि जिसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से, मान लेते हैं यहाँ पे इसका ओरिजिन है, ठीक है, इसको O मान लेते हैं, यानी कि जो इसकी O से डिस्टेंस है उसको डिफाइन किया गया है। मान लेते हैं ये बॉडी है X डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो समय के अनुसार जैसे जैसे हम टाइम रखेंगे, जैसे मान लेते हैं 0 टाइम पे x इक्वल टू 0 हो गया,
ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके अनुसार जो है कि आपका डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद, मान लेते हैं यहाँ पे 2 सेकंड हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 2 सेकंड के बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका आंसर काफी इजीली होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है आपका dx अपॉन dt, यानी कि चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर x यहाँ पे दिया हुआ है, t के रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा 2at माइनस 3 नीचे आ जाएगा 3vt स्क्वायर हो जाएगा 3vt स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम पुट करिए t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पुट जैसे यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4a माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 2 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, अब 4 3 या 12, यानी कि 4a माइनस 12 बी मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4a माइनस 12 बी मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। और इस पर क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काफी इजीली अगर आपने एक बार देखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 45वां क्वेश्चन, ठीक है। सबसे मतलब ये जो है कि आपका वेक्टर से आया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर है मॉड ऑफ a माइनस बी के, तो इन दोनों के a और b के बीच का एंगल क्या होगा। तो a प्लस बी क्या है, जनरली ये रिजल्टेंट को बता रहा है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और a माइनस बी कैसे निकालते हैं, इसका रिजल्टेंट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से पहली बात ये कैंसिल हो जाता है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू लगा होता है, जो माइनस जो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। और आपको पता होना चाहिए 4ab तो पहली बार 0 नहीं होगा, यानी कि cos थीटा 0 हो जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, यानी कि cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, वो π/2 पे होती है, यानी कि 90 डिग्री इसका a और b के बीच का एंगल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। और मैं आपको बता दूं ज़्यादा सीरीज इस पे आने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। 20-20 मिनट का वीडियो मैं लगभग बना रहा हूँ, ठीक है। और आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर होंगे, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन उसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, जब तक मतलब जो सीरीज आ रही है मॉडल क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। और मैं आपको बता दूं आगे जो है कि एक और मैं मॉडल पेपर लाऊंगा, जिसमें क्या होगा, बस मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और उसका मैं पीडीएफ विथ हिंट जो है कि पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, जो डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाए जाते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे जो है रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, वहाँ पे आप प्रेस करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।